आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। नागदत्त राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई यह कहानी हमें प्राचीन भारत के समय में ले जाती है, जब तक्षशिला ज्ञान और विचारों का प्रमुख केंद्र था। राहुल सांकृत्यायन, जिनका असली नाम केदारनाथ पांडे था, एक महान यात्रा लेखक और इतिहासकार थे। उनकी लेखनी में अद्भुत जीवंतता और शोध की गहराई होती है, जो पाठक को प्राचीन समय की धड़कनों को महसूस करने पर मजबूर कर देती है। कहानी नागदत्त में मुख्य पात्र नागदत्त और विष्णुगुप्त चाणक्य के बीच के संवाद हमें एक ऐसे युग में ले जाते हैं जब विचारों की संघर्ष और स्वतंत्रता की खोज प्राथमिक थी। क्या छोटे गणराज्यों की स्वतंत्रता को बरकरार रखना संभव था, या एक बड़े शक्तिशाली राज्य का हिस्सा बनकर ही जीवित रहा जा सकता था? क्या तक्षशिला की स्वतंत्रता का सपना पूरा हो सकेगा? क्या नागदत्त और सोफिया का प्रेम समुद्र की लहरों के बीच डूब जाएगा, या उनका बंधन अमर रहेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। 10 नागदत्त, काल 335 ईसा पूर्व, वोल्गा से गंगा। गीन उचित पर हमें ध्यान देना चाहिए। विष्णुगुप्त, मनुष्य होने से हमारे कुछ कर्तव्य हैं, इसलिए हमें उचित का ख्याल रखना चाहिए। कर्तव्य धर्म है ना? मैं धर्म को ढोंग समझता हूँ। धर्म केवल परधन अपहारकों को शांति से परधन उपभोग करने का अवसर देने के लिए है। धर्म ने क्या कभी गरीबों और निर्बलों की सुध ली? विश्व की कोई जाति नहीं है जो धर्म को न मानती हो, किंतु क्या कभी उसने ख्याल किया कि दास भी मनुष्य हैं? दासों को छोड़ दो, अदास स्त्रियों को ले लो। क्या धर्म ने कभी उन पर न्याय किया? धन चाहिए, तुम 2, 4, 10, 100 स्त्रियों को विवाहित बना सकते हो। वह दासी से बढ़कर नहीं होगी, और धर्म इसे ठीक समझता है। मेरा उचित का मतलब धर्म से उचित नहीं है, बल्कि स्वस्थ मानव का मन जिसे उचित समझता है। तो मैं कहता हूं, जो आवश्यक है वही उचित है। तब तो उचित अनुचित का भेद ही नहीं रह जाएगा। भेद रहेगा मित्र। आवश्यक से मतलब मैं सिर्फ एक के लिए जो आवश्यक हो उसे नहीं लेता। जरा साफ करके कह विष्णुगुप्त। यही हमारे तक्षशिला गांधार को ले ले भाई। हमारे लिए अपनी स्वतंत्रता कितनी प्रिय और उचित भी है, किंतु हमारा देश इतना छोटा है कि वह बड़े शत्रु को मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक मद्र, पश्चिम गंधार जैसे छोटे छोटे गण हमारे पड़ोसी थे, तब तक चैन से रहे। कभी कभी लड़ाई हो पड़ती थी, किंतु उसका परिणाम कुछ आदमियों की बलि मात्र होता था। हमारी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं, क्योंकि तक्षशिला के कांटेदार आहार को पचाना किसी के लिए आसान न था। किंतु जब पार्शव ईरानी पश्चिमी पड़ोसी बने, तो हमारी स्वतंत्रता उनकी कृपा पर रह गई। हमारी स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? यही कि हम पार्शवों जितने मजबूत बने। और मजबूत बनने के लिए क्या करें? छोटे से गण से काम नहीं चलेगा। हमें छोटे छोटे जनपदों की जगह विशाल राज्य कायम करना चाहिए। उस विशाल राज्य में छोटे छोटे जनपदों का क्या स्थान रहेगा? अपनेपन का ख्याल। यह गोलमोल शब्द है विष्णुगुप्त। दास कभी स्वामी में अपनेपन का ख्याल रखता है? तो मित्र नागदत्त, स्थान पाना इच्छा या ख्याल पर निर्भर नहीं करता, वह निर्भर करता है योग्यता पर। यदि तक्षशिला गांधार में योग्यता होगी, तो वह उस विशाल राज्य में उच्च स्थान ग्रहण करेगा, नहीं तो मामूली गुलाम का स्थान। किंतु मित्र, हम गुलाम का स्थान भी उससे कहीं अच्छा होगा, जो कि पश्चिमी गंधार को दार्योश के राज्य में मिला हुआ है। अच्छा, मेरी औषधि को जाने दे, तू ही बतला। हमें अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए, जबकि यह निश्चित है कि हम एक क्षुद्र जनपद के रूप में अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते। मैं कहूंगा विष्णुगुप्त, हमें अपने गण स्वातंत्र्य को कायम रखना चाहिए और किसी राजा के अधीन नहीं बनना चाहिए। मैं मानता हूं, हम एक क्षुद्र गण के रूप में अपनी स्वतंत्रता नहीं कायम रख सकते। इसीलिए हमें सारे उत्तरापट पंजाब के गणों का एक संघ संगठित करना चाहिए। उस संघ में प्रत्येक गण स्वतंत्र रहेगा या संघ सर्वोपरि रहेगा?
मैं समझता हूँ जैसे हम सब व्यक्तियों के ऊपर गण हैं, उसी तरह गंधार, मद्र, मल्ल, शिवी आदि सभी गणों के ऊपर संघ को मानना होगा। इसे कैसे मनवाएंगे? आखिर गण के बाहरी शत्रुओं की रक्षा के लिए हमें सेना रखनी होगी, बलि, कर लेनी होगी। जैसे हम गण के भीतर के लोगों से कराते हैं, वैसे संघ के भीतर गणों से करा सकते हैं। गण के भीतर हमारा पहले से चला आया एक जन एक खून का परिवार है। अनादिकाल से इस परिवार को गण नियम के मानने की आदत बन गई है, किंतु यह गणों का संघ नई चीज होगा। यहाँ खून का संबंध नहीं, बल्कि खून का झगड़ा, प्रतिद्वंद्विता अनादिकाल से चली आई है। फिर कैसे हम संघ के नियम को मनवा सकते हैं? यदि मित्र तू इस पर व्यवहार की दृष्टि से विचारता तो कभी इसके लिए न कहता। संघ की बात गण तभी मानेंगे जबकि उन्हें वैसा मानने के लिए मजबूर किया जाएगा, और वह मजबूर करने वाली शक्ति कहाँ से आएगी? मैं समझता हूँ उसे भीतर से पैदा करनी चाहिए। मैं कहता हूँ भीतर से पैदा होती तो अच्छी बात है, किंतु पार्श्वों के प्रहार को अनेक बार सहकर हमने देख लिया कि वह भीतर से ही नहीं पैदा की जा सकती। इसलिए हमें जैसे हो वैसे उसे पैदा करना चाहिए। राजा स्वीकार कर भी सिर्फ तक्षशिला का नहीं, तक्षशिला, गांधार जैसे अनेक जनपद का एक राजा चक्रवर्ती भी स्वीकार करता तो हर्ज नहीं। तो फिर पार्श्व दार्योश को ही क्यों ना राजा मान ले? पार्श्व दार्योश हमारा नहीं है मित्र, यह तू खुद जानता है, हम जम्बू द्वीप के हैं। अच्छा, तो नंद को? यदि हम उत्तरापठ पंजाब के सारे गणों का संघ नहीं बना सकते तो हमें नंद को स्वीकार करने में भी उज्र नहीं होना चाहिए। पश्चिमी गांधार की भांति दार्योश का दास बनना अच्छा है या अपने एक जम्बू द्वीपीय चक्रवर्ती के अधीन रहना अच्छा है? तूने विष्णुगुप्त राजा का राज्य अभी देखा नहीं है, देखता तो समझता कि वहां साधारण जन दास से बढ़कर हैसियत नहीं रखते। मैं मानता हूं मैंने पश्चिमी गांधार छोड़ किसी राजा के राज्य में पैर नहीं रखा, किंतु देश भ्रमण की इच्छा मेरे दिल में है। मैं तेरी तरह बीच बीच में चक्कर काटने की जगह अध्ययन समाप्त कर एक ही बार उसे करना चाहता हूं, किंतु इससे मेरे इस विचार में कोई अंतर नहीं आ सकता कि हमें यदि विदेशियों की घृणित दास्ता से बचना है तो छोटी सीमाओं को तोड़ना होगा। दार्योश की सफलता की वही कुंजी है। उन्हें कितनी सफलता मिली, इसे मैं नजदीक से देखना चाहता हूं। नजदीक से? हाँ, मैंने प्राचीन में मगध तक देख लिया, और देख लिया नंद का राज्य जो हमारे पूर्व गांधार तक्षशिला की तुलना में नर्क है। मजबूत वह जरूर है गरीबों को पीस देने के लिए, किंतु मेहनत करने वाले लोग, कृषक, शिल्पी, दास कितने पीड़ित हैं इसे बयान नहीं कर सकता। यह इसीलिए कि नंद के राज्य में तक्षशिला जैसा कोई स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रेमी गण नहीं सम्मिलित हुआ। सम्मिलित हुआ है विष्णुगुप्त, लिच्छवियों का गण हमारे गंधार से भी जबरदस्त था, किंतु आज वैशाली मगध की चरणदासी है, और लिच्छवी मगध शिकारी के जबरदस्त कुत्ते, इससे बढ़कर कुछ नहीं। वैशाली को जाकर देखो, उजाड़ हो रही है। पिछले 150 वर्षों में उसकी संख्या तिहाई भी नहीं रह गई। शताब्दियों से अर्जित स्वतंत्रता, स्वाभिमान के भाव अब मगध राज्य के लड़ाके सैनिक बनाने में काम आ रहे हैं। एक बार जहां किसी बड़े राज्य के हाथ में अपने को दे दिया तो फिर उसके हाथ से छूटना मुश्किल। मित्र नागदत्त, मैं भी किसी वक्त तेरी ही तरह से विचारता था, किंतु मैं समझता हूं अब छोटे छोटे गणों का युग बीत गया और बड़ा गण या संघ कायम करना सपना मात्र है। इसीलिए मैं समय की आवश्यकता को उचित कहता हूं। किंतु यह बतला, अब क्या पश्चिम की तैयारी है? हाँ, पहले पार्श्वों के देश को, फिर हो सका तो देखना चाहता हूं यवनों, यूनानियों को भी। हमारी तरह उनके भी गण हैं, किंतु देखना है कैसे उन्होंने महान दार्योश तथा उनके वंशजों को अपने मंसूबे में सफल नहीं होने दिया। इसे मैं अपनी आंखों देखना चाहता हूं। और मैं भी चल रहा हूं मित्र। प्राची को देखें, मगध में सारे जम्बूद्वीप को एक करने की शक्ति है या नहीं?
चलो हम लोग पढ़ाई समाप्त कर धन अर्जन, परिवार पोषण की जगह यहाँ काम करें। लेकिन मित्र, तूने जो साथ ही साथ वैद्य की विद्या पढ़ी, अच्छा किया। मैं पछताता हूँ। यात्रा करने वालों के लिए यह बड़े लाभ की विद्या है, किंतु तू उससे भी लाभ की विद्या ज्योतिष और सामुद्रिक यंत्र मंत्र जानता है। तू जानता है मित्र, यह झूठी विद्याएं हैं। लेकिन विष्णुगुप्त चाणक्य को झूठी सच्ची विद्याओं से वास्ता? उसके लिए तो जो आवश्यक है वह उचित है। बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते तक्षशिला के नागदत्त काश्य और विष्णुगुप्त चाणक्य के विद्यार्थी जीवन की यह अंतिम भेंट थी। एक से अधिक बार पार्श्वों के हाथ में चली गई तक्षशिला की स्वतंत्रता को बचाने के लिए दोनों अपने अपने विचार के अनुसार कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। 2 चारों ओर छोटे छोटे नंगे वृक्ष वनस्पति शून्य पहाड़ थे। वहां हरियाली देखने को आंखें तरस रही थीं। पहाड़ों के बीच में विस्तृत उपत्यका, जिसमें भी जल और वनस्पति का चिन्ह शायद ही कहीं दिखाई पड़ता हो। इसी उपत्यका के किनारे किनारे कारवां का रास्ता था, जिस पर सदा लोग आते जाते रहते थे, और कारवां और उनके पशुओं के आराम के लिए पाठशालाएं, सराएं बनी हुई थीं। आसपास से भूखंड के देखने से आशा नहीं होती कि इन पाठशालाओं में हर तरह का आराम है। न जाने कहां से इतनी चीजें इस मरुभूमि में प्रकट हो जाती थीं। पड़ावों में पाठशालाएं एक से अधिक थीं, जिनमें कुछ साधारण राज कर्मचारियों और सैनिकों के लिए थीं, कुछ व्यापारियों के लिए, और कम से कम एक तो राजा का पथ प्रासाद होता था, जिसमें शाह और उसके क्षत्रप विश्राम करते थे। आज इस पड़ाव के पांत प्रासाद में कोई ठहरा हुआ था। उसके अस्तबल में घोड़े बंधे थे। आंगन में बहुत दास कर्मचारी दिखलाई पड़ते थे, किंतु सबके चेहरे पर उदासी थी। इतने आदमियों के होने पर भी पांत प्रासाद में गजब की नीरवता छाई हुई थी। इसी समय फाटक से उद्विग्न मुख 3 राजकर्मचारी निकले और वह साधारण पाठशालाओं में घुस गए। उनके बहुमूल्य वस्त्रों, रोबीले मुख को देखते ही लोग भय और सम्मान के साथ एक ओर खड़े हो जाते। वह पूछ रहे थे कि वहां कोई वैद्य है। अंत में साधारण जनों की पाठशाला में पता लगा कि उसमें एक हिंदू वैद्य ठहरा हुआ है। वर्षा उस भूमि में बहुत कम होती है और उसकी ऋतु कब की बीत चुकी थी। सेब, अंगूर, खरबूजा जैसे फल अपने सस्तेपन के कारण इस पाठशाला में बिक रहे थे। राजकर्मचारी जब वैद्य के सामने पहुंचा तो वह एक बड़े से खरबूजे सरदई को काट कर खा रहा था। उसके आसपास उसी की तरह के भिखमंगों जैसे भेष में कितने ही और ईरानी बैठे थे, जिनके सामने भी वैसे ही खरबूजे रखे हुए थे। राजकर्मचारी को देखते ही भिखमंगे भयभीत हो इधर उधर भाग खड़े हुए। एक आदमी ने वहां खड़े आदमी की ओर इशारा करके कहा, स्वामी, यह हिंदू वैद्य है। वैद्य के मलिन कपड़ों की ओर देखकर राजकर्मचारी का मुंह पहले बिगड़ सा गया। फिर उसने चेहरे की ओर देखा। वह उन कपड़ों के लायक न था। वहां भय, दीनता का नाम न था। राजकर्मचारी पर उन नीली आंखों से निकलती किरणों ने कुछ प्रभाव डाला। उसके ललाट की सिकुड़न चली गई और कुछ शिष्ट स्वर में उसने कहा, तुम वैद्य हो? हां। कहाँ के? तक्षशिला का। तक्षशिला का नाम सुनकर राजकर्मचारी और नम्र हो गया और बोला, हमारे क्षत्रप वक्षु सोग्ध के क्षत्रप की स्त्री शाहनशाह की बहन बीमार है। क्या तुम उनकी चिकित्सा कर सकते हो? क्यों नहीं, मैं वैद्य जो हूं। किंतु यह तुम्हारे कपड़े नहीं चिकित्सा करेंगे, मैं चिकित्सा करूंगा। किंतु यह ज्यादा मैले हैं। आज इन्हें बदलने ही वाला था। एक क्षण के लिए ठहरें, कह वैद्य ने एक धुले ऊनी चोंगे जो पहले से थोड़ा ही अधिक साफ था को पहना और हाथ में दवाओं की पोटलियों से भरी एक चमड़े की थैली ले राजकर्मचारी के साथ चल पड़ा। कहने को यह पांठशाला थी, किंतु इसके आंगन में गधों की न वह लीद थी, न भिखमंगों की गुड़ियों के जुए। यहाँ सभी जगह सफाई थी।
ऊपर चढ़ने की सीढ़ी पर रंग बिरंगे काम वाले कालीन बिछे हुए थे। सीढ़ी की बाहों में सुंदर कारुकार्य थे। घरों में भी उसी तरह नीचे महार्घ कालीन थे। दरवाजों पर सूक्ष्म दुकूल के पर्दे लटक रहे थे, जिनके पास संगमरमर की मूर्ति की भांति नीरव सुंदरियां खड़ी थीं। एक द्वार पर जाकर कर्मचारी ने वैद्य को खड़ा रहने का इशारा किया और एक सुंदरी के कानों में कुछ कहा। उसने बहुत धीरे से द्वार को खोला। भीतर के पर्दे के कारण वहां कुछ दिखलाई न पड़ता था। कुछ क्षण में ही सुंदरी लौट आई और उसने वैद्य को अपने साथ चलने को कहा। भीतर घुसते ही वैद्य ने मधुर सुगंध से सारे कमरे को वासित पाया। फिर जल्दी में आसपास नजर दौड़ाई। उस कमरे के सजाने में कमाल किया गया था। कालीन, पर्दे, मसनद, दीपदान, चित्र मूर्तियां सभी ऐसी थीं जिन्हें वैद्य ने अभी तक न देखा था। सामने एक कोमल गद्दी थी जिस पर दीवार के पास 2-3 मसनदें रखी थीं, जिनमें से एक के सहारे एक अधेड़ उम्र का स्थूलकाय पुरुष बैठा था। उसकी कान तक फैली बड़ी बड़ी मूछों के भूरे बालों में कुछ सफेद हो चले थे। उसकी बड़ी पीली आंखों पर अति जागरण और तीव्र चिंता की छाप थी। उसकी बगल में एक अनुपम सुंदरी बैठी थी, जिसका वर्ण ही श्वेत मक्खन सा नहीं था, बल्कि मालूम होता था वह उससे अधिक कोमल है। उसके श्वेत कपोलों पर हल्की सी लाली थी, जो अब धूमिल हो गई थी। उसके पतले ओठों की चमकती जाली की शुक चंचू से उपमा नहीं दी जा सकती। उसकी पतली धनुषाकार भौहों में मृदु पीत रोम थे और नीचे कानों के पास तक चले गए दीर्घ पक्ष्म वाले नील नेत्र, जो सूजे और आरक्त से थे। उसके सिर पर मानो सुवर्ण के सूक्ष्म तंतुओं को बलित करके सजाया गया था। उसके शरीर में एक पूरे बाह की हरित दुकूल की कंचुकी और नीचे लाल दुकूल का सुथन था। उस सौंदर्यमय कोमल शरीर पर मणिमुक्ता के आभूषण केवल भार मालूम होते थे। इन दोनों के अतिरिक्त कमरे में कितनी ही और सुंदरियां खड़ी थीं, जिनके चेहरे और विनीत भाव को देखने से वैद्य को समझने में देर नहीं हुई कि यह क्षत्रप के अंतःपुर की परिचारिकाएं हैं। पुरुष, जो कि क्षत्रप ही था, ने वैद्य को एक बार सिर से पैर तक निहारा, किंतु उसकी दृष्टि को उसके नीले नेत्रों ने अपनी ओर खींच लिया। उसे यह समझने में देर न लगी कि यदि मैं अपने कपड़ों को इसी समय पहना दें तो यह परशुपुरी परसेपोलोस के सुंदरतम तरुणों में गिना जाएगा। क्षत्रप ने विनीत स्वर में कहा, आप तक्षशिला के वैद्य हैं? हाँ महाक्षत्रप, मेरी स्त्री बहुत बीमार है। कल से उसकी अवस्था बहुत खराब हो गई है। मेरे अपने 2 वैद्यों की दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं महाक्षत्रप की पत्नी को देखने के बाद आपके वैद्यों से बात करना चाहूंगा। वह यहाँ हाजिर रहेंगे। अच्छा तो भीतर चलें। श्वेत भीतर से जैसे ही श्वेत पर्दे को हटाया गया, वहां भीतर जाने का द्वार था। क्षत्रप और षोडशी आगे आगे चली, उनके पीछे पीछे वैद्य था। भीतर हाथी दांत के पांवों का एक पलंग बिछा था, जिस पर फेन सदृश श्वेत कोमल शैया पर रोगिणी सोई हुई थी। उनका शरीर श्वेत कदली मृग समूर चर्म के प्रावरण से ढंका था और सिर्फ चिबुक के ऊपर का भाग भर खुला था। क्षत्रप को आते देख परिचारिकाएं अलग खड़ी हो गईं। वैद्य ने नजदीक से जाकर देखा। क्षत्रपानी का चेहरा उस षोडशी से हूबहू मिलता था, किंतु उसके तरुण सौंदर्य की जगह यहाँ प्रौढ़ावस्था का प्रभाव और उस पर चिररोग के झंझावात का असर था। वह लाल ओठ अब पीले थे। उसके मांसल कपोल सूख कर नीचे धंस गए थे। आंखें बंद तथा कोटर नील थीं। पीली भौहों की कमान अभी भी तनी हुई थी। ललाट की स्निग्ध श्वेतिमा रूखी और निस्तेज हो गई थी। क्षत्रप ने मुंह नजदीक ले जाकर कहा, अपशा। रोगिणी ने जरा सी आंखें खोली, फिर बंद कर लिया। वैद्य ने कहा, मूर्छा, आंशिक मूर्छा। फिर उसने हाथों को निकालकर नाड़ी देखी। मुश्किल से उसका पता लग रहा था। शरीर करीब करीब ठंडा था। क्षत्रप ने वैद्य के चेहरे को गंभीर होते देखा। जरा सा सोचकर वैद्य ने कहा, थोड़ी सी द्राक्षी सुरा, पुरानी जितनी मिल सके। क्षत्रप के पास उसकी कमी न थी। इस यात्रा में भी एक कांच की श्वेत सुराही रुधिर जैसी लाल द्राक्षी सुरा से भरी और एक मणिजटित सुवर्ण चषक आया। वैद्य ने एक पोटली खोली और दाहिने हाथ की कानी अंगुली के बड़े नख से एक रत्ती कोई दवा निकाल रोगिणी का मुंह खोलने के लिए कहा। क्षत्रप को मुंह खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
उसने दवा मुंह में डाल एक घूंट सुरा मुंह में डाल दी। रोगिणी को घोंटते देख वैद्य को संतोष हो गया। उसने क्षत्रप से कहा, अब मैं बाहर महाक्षत्रप के वैद्य से मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर में महाक्षत्र पानी आंख खोलेंगी, उस वक्त मेरे आने की जरूरत होगी। दूसरे कमरे में जाकर वैद्य ने पार्श्व वैद्यों से मंत्रणा की। उन्होंने सोग्ध से चलने के समय जो साधारण ज्वर आया था, तब से लेकर आज तक की अवस्था का सारा वर्णन किया। इसी वक्त परिचारिका ने आकर सूचना दी कि स्वामिनी महाक्षत्रप को बुलाती है। महाक्षत्रप के चेहरे पर नया प्रकाश सा दौड़ गया। वह वैद्य को लेकर भीतर गया। क्षत्रपानी की आंखें पूरी तौर से खुली हुई थीं। उसके चेहरे में कुछ जीवन का चिन्ह दिखलाई दे रहा था। क्षत्रपानी ने धीरे से किंतु संयत स्वर में कहा, मैं जान रही हूं तुम बहुत खिन्न हो। मैंने यही कहने के लिए बुलाया कि मैं अच्छी हो जाऊंगी। मैं अनुभव कर रही हूं, मुझ में शक्ति आ रही है। क्षत्रप ने कहा, यही बात मुझसे यह हिंदू वैद्य भी कह रहे थे। चेहरे को और उज्जवल करते हुए क्षत्रपानी ने कहा, हिंदू वैद्य जानते हैं मेरी बीमारी को। मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है। क्यों वैद्य? हाँ, बीमारी खत्म हो गई, किंतु महाक्षत्रपानी को थोड़ा सा विश्राम करना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा हूं कि कितनी जल्दी आपको परशुपुरी जाने लायक कर दिया जाए। मेरे पास अद्भुत रसायन है। हिंदुओं के रसायन को मैं दे रहा हूं। थोड़ा थोड़ा द्राक्षा और दाड़िम का रस पीना होगा। वैद्य, तुम रोग को पहचानते हो। दूसरे तो गधे हैं, गधे। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। रोशना शोटशी सामने खड़ी बोली, माँ, बेटी, तेरी आंखें गीली हैं। वे वैद्य मुझे मार डालते, किंतु अब चिंता नहीं। हिंदू वैद्य को अहुर मजदा ने भेजा है। इन्हें तकलीफ न होने देना। मुझे जो खाने पीने को वैद्य कहें तू अपने हाथ से देना। वैद्य रोशना को कुछ बातें बतलाकर बाहर निकला। क्षत्रप का चेहरा खिला हुआ था। वैद्य ने कुछ दवाओं को भोजपत्र के टुकड़ों में बांधकर क्षत्रप के हवाले कर जब अपनी पांचशाला में जाना चाहा तो क्षत्रप ने कहा, तुमको हमारे साथ रहना चाहिए, किंतु मैं दरबार में रहने का तरीका नहीं जानता। तो भी मनुष्य के रहने का तरीका तुम अच्छी तरह जानते हो। तरीका जाति जाति का अलग होता है। मेरी रहन सहन से आपके परिचायकों को कष्ट होगा। मैं एक बिल्कुल अलग कमरा पास ही दे रहा हूं। तुम्हारे पास रहने से हमें संतोष रहेगा। महाक्षत्रपानी की अब कोई चिंता न करे। वैद्यों ने बीमारी को ठीक से पहचाना नहीं था। मैं 2 घंटा और न आया होता तो फिर आशा न थी, किंतु अब उनकी बीमारी चली गई समझे। क्षत्रप के आग्रह पर वैद्य ने वहीं एक कमरे में रहना स्वीकार किया। क्षत्रपानी चौथे दिन से बैठने लगी और उनके चेहरे की सिकुड़ने बड़ी तेजी से घटने लगी। सबसे ज्यादा प्रसन्न थी रोशना। दूसरे ही दिन उसने क्षत्रप के दिए महार्घ दुशाले के चोंगे को लाकर अपने हाथों वैद्य को प्रदान किया। उस चोंगे, उस सुनहले कमरबंद, उस स्वर्ण खचित जूतों के साथ अब वह भिखमंगों में बैठे खरबूजा खाने वाला आदमी न था। क्षत्रपानी अब हल्का आहार ग्रहण करने लगी थी। छठे दिन शाम को उन्होंने वैद्य को बुला भेजा। वैद्य उन्हें बिल्कुल नया पुरुष मालूम होता था। जान पड़ा उनके भतीजों में से कोई आ रहा है। पास आने पर बैठने के लिए कहा और बैठ जाने पर बोली, वैद्य, मैं तुम्हारी बड़ी कृतज्ञ हूँ। इस निर्जन बयाबान में मजदा ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए भेजा। तुम्हारा जन्म नगर क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध नगर है, विद्या के लिए प्रख्यात है। तुम उसके रत्न हो। नहीं, मैं उसका एक अति साधारण नया वैद्य हूं। तुम तरुण हो निस्संदेह, किंतु तरुणाई और गुण से बैर नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है वैद्यराज? नागदत्त काश्य। पूरा नाम बोलना मेरे लिए मुश्किल होगा, नाग कहना काफी होगा। काफी होगा महाक्षत्रपानी। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो परशुपुरी, परसेपोलिस। फिर? चलने, यात्रा करने की इच्छा से ही मैंने घर छोड़ा है।
हम भी परशुपुरी जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे। रोशना, तू वैद्यराज के आराम का खुद ख्याल किया कर, दास बेपरवाही करेंगे। नहीं माँ, मैं खुद देखती रहती हूँ, मैंने सोफिया को इस काम में लगा दिया है। सोफिया यवनी, यूनानी, जिसे मेरे भाई ने यहाँ मेरे लिए भेजा था। हाँ माँ, तुम्हारा तो कोई काम न था और लड़की बहुत होशियार मालूम होती है, इसलिए मैंने उसे ही लगा दिया है। तो वैद्यराज, हमारे साथ परिपुरी चलना होगा। मैं तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल कुछ न करूंगी, किंतु मैं चाहूं तुम हमारे परिवार के वैद्य रहो। नागदत्त कुछ देर बैठकर अपने कमरे में चला गया। 3. संसार के इतने विशाल राज्य की राजधानी इन नंगे वृक्ष वनस्पतिहीन पहाड़ों में इतनी प्राकृतिक दरिद्रता के साथ होगी, नागदत्त को इसका ख्याल भी न था। परशुपुरी महानगरी थी। राजप्रासाद के विशाल चमकते पाषाण स्तंभों, उसके गगनचुंबी शिखरों को बाहर से देखने पर ही शाहनशाही वैभव का पता लगता था। नगर की समृद्धि भी उसी के अनुरूप थी, किंतु यह सब मनुष्य के हाथों का निर्माण था। प्रकृति ने अपनी ओर से सचमुच ही उसे अत्यंत दरिद्र बनाया था। परशुपुरी और शाहनशाह के वैभव को देखने के लिए शाहनशाह की बहन अफशा के आश्रय से बढ़कर अच्छा अवसर नहीं मिल सकता था। क्षत्रपाणि ने परशुपुरी पहुंचकर नागदत्त के आराम का बहुत ध्यान रखा और जब उसने दक्षिणा के लिए जोर दिया तो वैद्य ने सोफिया को मांग लिया। जब सोफिया की टूटी फूटी पारसी को समझना मुश्किल हो रहा था, उस वक्त भी नागदत्त को इतना पता लग गया था कि उन चमकीले नेत्रों के भीतर तीक्ष्ण प्रतिभा छिपी हुई है। जब वह उसकी हो गई दासी के तौर पर, तो नागदत्त ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया और धीरे धीरे भाषा का परिचय भी और अधिक बढ़ने लगा। नागदत्त ने स्वयं यवनानी, यूनानी लिपि सीखी और सोफिया उसे बड़े परिश्रम से एथेंस की भाषा सिखाने लगी। साल बीतते बीतते वह उसमें निपुण हो गया। एक दिन सोफिया ने तरुण वैद्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, भाग्य या संयोग भी कैसी चीज है, मुझे कभी आशा नहीं हुई थी कि मैं तुम्हारे जैसे कोमल स्वभाव के स्वामी की दासी बनूंगी। नहीं सोफिया, तुम यदि क्षत्रपाणि के साथ रहती तो तुम्हें शायद ज्यादा आराम होता। लेकिन सोफी, मुझे स्वामी न कहो, दास प्रथा का नाम सुनकर मुझे ज्वर आता है। किंतु मैं तुम्हारी दासी हूं। तुम दासी नहीं हो। मैंने क्षत्रप दंपति को सूचित कर दिया है कि सोफिया को मैंने दासता से मुक्त कर दिया। तो मैं अब दासी नहीं हूं? नहीं, अब तुम मेरी ही तरह स्वतंत्र हो और जहां चाहो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें वहां पहुंचाने की। किंतु यदि मैं तुम्हारे पास और रहना चाहूं तो बाहर तो नहीं करोगे, यह बिल्कुल तुम्हारी इच्छा पर है। दासता मनुष्य को कितना दबा देती है। पिता के घर में मैंने अपने दासों को देखा था, वह हंसते थे, आमोद प्रमोद करते थे। मैंने कभी नहीं समझा था कि उस हंसी के भीतर इतनी व्यथा छिपी हुई है। जब मैं स्वयं दासी हुई तब मुझे अनुभव हुआ कि दासता कैसा नर्क है। तुम कैसे दासी हुई सोफी? यदि कष्ट न हो तो बताओ। मेरे पिता एथेंस नगरी के एक प्रमुख नागरिक थे। जब मकदूनिया के राजा फिलिप ने हमारी नगरी का विजय किया तो पिता परिवार के व्यक्तियों को ले नाव से एशिया भाग आए। हमने समझा था यहाँ हमें शरण मिलेगी, किंतु जिस नगरी में हम उतरे चंद महीने बाद ही पार्शवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। नगर का पतन हुआ और उस भगदड़ में कोई कहीं गया, कोई कहीं। कितने नागरिकों को पार्शवों ने बंदी बनाया। मैं भी उन्हीं बंदियों में थी और अच्छे रूप और तरुणाई के कारण मुझे सेनापति के पास भेजा गया, सेनापति से शाह के पास। शाह के पास मेरी जैसी सैकड़ों यवन तरुणियाएं थीं। उसने अपनी बहन को आते सुन मुझे उसके पास भेज दिया। यद्यपि मैं दासी थी, किंतु अपने रूप के कारण खास स्थान रखने वाली दासी थी, इसलिए मेरा अनुभव साधारण दासियों का नहीं हो सकता। तो मैं ही जानती हूं इस यातना को। मुझे जान पड़ता था मैं मानवी नहीं हूं। तो सोफी, तुम्हारी पिता से फिर भेंट नहीं हो सकी? मुझे विश्वास नहीं कि वह जिंदा बचे होंगे। अब तो हम हवा में उड़ते सूखे पत्ते हैं। प्यारी एथेंस बर्बाद हो गई।
अब जीवित होने पर भी मिलने का ठाव कहाँ रहा। एथेंस महानगरी है सोफिया? ठीक कभी स्वामी। स्वामी नहीं, नाग कहो सोफी। ठीक कभी नाग, किंतु अब तो वह उजड़ चुकी है। हमारा गण जिसने महान दारियोश के दांत खट्टे किए, उसे क्षुद्र फिलिप ने आनत शिर कर दिया। क्यों ऐसा हुआ सोफी? पार्शवों के अनेक आक्रमण का प्रतिकार करके भी एथेंस के कितने ही विचारकों के दिमाग में यह ख्याल बैठ गया कि जब तक पार्शवों के मुकाबले में हम भी एक बड़ा राज्य नहीं कायम कर लेते, तब तक निस्तार नहीं। फिलिप कभी सफल न होता यदि एथेंस से उसे सहायता न मिली होती। आह तक्षशिला, तूने भी विष्णुगुप्त को पैदा किया। तक्षशिला, विष्णुगुप्त क्या है नाग। अभिमानिनी तक्षशिला, मेरी जन्मभूमि, पूर्व की एथेंस। हमारे गण ने भी महान दारियोश और उसके उत्तराधिकारियों को कई बार मार भगाया, किंतु मेरा सहपाठी विष्णुगुप्त अब वही बात कह रहा है जिसे फिलिप को सहायता पहुंचाने वाले एथेंस के नागरिकों ने कहा था। क्या तक्षशिला भी हमारे एथेंस की भांति ही गण है? हाँ, गण है, और हमारी तक्षशिला में कोई दास नहीं, उसकी भूमि पर पैर रखते ही दास अदास हो जाते हैं। आह करुणामयी तक्षशिला, तभी नाग मैंने पहले दिन से ही देखा, दासों के साथ बरतने का तुम्हें ढंग नहीं मालूम है, और मैं कभी मालूम नहीं होने दूंगा। मैंने विष्णुगुप्त को कहा, यदि तुम मागधों को लाओगे तो तक्षशिला की पवित्र भूमि पर दासता का कलंक लगे बिना नहीं रहेगा। मागध कौन है नाग? हिंद के फिलिप, तक्षशिला से पूर्व एक विशाल हिंदू राज्य। पार्शवों के आक्रमण से हम तंग आ गए हैं, जीतते जीतते भी हम निर्बल और हारे से हो गए हैं। वस्तुतः अकेली तक्षशिला पार्शव शहंशाह से मुकाबला नहीं कर सकती, किंतु मैं इसकी दवा अपने अनेक गणों के संघ को बतलाता हूँ। किंतु नाग, हमारे देश में यह भी करके देख लिया गया। हमारी हेल्ला जाति के कितने ही गणों ने संघ बांधकर पार्शवों का मुकाबला किया, किंतु वह संघ स्थायी नहीं हो सका। गणों में अपने अपने गण की स्वतंत्रता का इतना ख्याल होता है कि वह संघ को यह स्थान देने के लिए तैयार नहीं होता। तो क्या मैं गलत साबित होऊंगा और विष्णुगुप्त ही सही? क्या विष्णुगुप्त संघ में सफलता नहीं देखता? हाँ, वह कहता है, हमारा शत्रु जितना मजबूत है उसका मुकाबला गणों के संघ से नहीं हो सकता। अनेक गणों की सीमा मिटाकर यदि एक महान गण बनाया जा सके तो शायद संभव हो, किंतु गण इसे नहीं मानेंगे। शायद नाग, तुम्हारा मित्र ठीक कहता है, किंतु हमने अंत तक एथेंस की स्वतंत्रता को खुशी से देने का ख्याल मन में नहीं आने दिया। तो सोफी, गण होते हुए एथेंस ने इस दास्ता को क्यों स्वीकार किया? अपने पतन को जल्दी बुलाने के लिए। धनिकों के लोभ ने दास्ता को जारी किया और धीरे धीरे दास स्वामियों से भी संख्या में बढ़ गए। तुम्हें यहाँ पार्श्वों में सबसे बुरी बातें क्या मालूम हुई? दास्ता जो कि हमारे यहाँ भी थी, फिर शाहनशाहों और धनिकों का रनिवास। तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता? हमारे यहाँ मकदूनिया का राजा फिलिप भी एक से अधिक ब्याह नहीं कर सकता। यहाँ तो छोटे छोटे राजकर्मचारी तक कई कई शादियां करते हैं। हमारे यहाँ कभी कभी एक से अधिक ब्याह देखे जाते हैं, यद्यपि उनकी संख्या कम है, किंतु मैं अनुभव करता था कि यह स्त्रियों की दासता की निशानी है। एथेंस ने यदि दासता रखी तो तक्षशिला ने अनेक स्त्री के साथ विवाह को जारी रखकर उसे कायम रखा। और धन का थोड़े ही घरों में जमा होना। मैंने विष्णुगुप्त को कहा था, गण में कितना ही धन सिक्का क्यों न बढ़े, किंतु वह राजाओं की भांति पानी की तरह नहीं बहाया जा सकता। यहां तुम देख ही रही हो सोफी, महार्घ मृग चर्म, दुकूल, मणि, मुक्ता आदि वस्तुओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। ये गुलाबी गाल, ये प्रवाली अधर ख्याल भी नहीं करते कि इन वस्तुओं को पैदा करने के लिए कितने करोड़ करोड़ आदमी भूखे मर रहे हैं। हमारे घरों पर गिरे पानी को छीनकर समुद्र को महान जलराशि मिली है।
मिट्टी से सोना पैदा करने वाले भूखे नंगे रहते हैं और सोने को मिट्टी करने वाले मौज उड़ाते हैं। मैं 3 बार शाहनशाह के सामने गया। हर बार लौटते वक्त मेरे सिरे में दर्द होने लगा। मैंने उसके सारे वैभव से जाड़ों में ठिठुर कर, गर्मियों में जलकर मरने वाले कमकरों की आह निकलती देखी। उसकी लाल मदिरा मुझे सताई गई प्रजा के खून के रूप में दिखलाई पड़ी। मैं परशुपुरी से तंग आ गया हूं और जल्दी निकल भागना चाहता हूं। कहाँ जाना चाहते हो नाग? पहले तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। मैं कहाँ बतला सकती हूँ? यवनलोक, यूनान। पसंद होगा तो उधर ही चलेंगे, किंतु रास्ते में मुझे फिर कोई छीन लेगा और अब की बार नाग जैसा त्राता नहीं प्राप्त कर सकूंगी। सोफिया का स्वर असाधारण कोमल हो गया था। उसके सुंदर आयत नयन कातर से दीख पड़ रहे थे। नागदत्त ने उसके कान के ऊपर से लटकते सुनहले बालों को छूते हुए कहा, उसके लिए उपाय सोच रखा है, किंतु उसमें तुम्हारी सम्मति की भी जरूरत है। क्या? क्षत्रप, क्षत्रपानी और शाहनशाह से अपने बारे में पत्र ले लूंगा कि यह शाहनशाह से सम्मानित हिंदू वैद्य है, तो तुमको कोई नहीं छेड़ेगा और तुम दुनिया को दिखलाने के लिए वैद्य की स्त्री यदि बनना चाहो तो पत्र में तुम्हारा नाम भी लिखवा दूंगा। सोफिया की आंखों में आंसू छल छल उतर आए थे। उसने नागदत्त के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, नाग, तुम कितने उदार हो और साथ ही तुम उसे जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। तुम कितने सुंदर हो, किंतु कभी तुमने यहाँ अपनी ओर झांकता पुष्पराग और नीलम की आंखों को नहीं देखा। नाग, रोशना ने कितनी ही बार मेरे सामने तुम्हारे लिए प्रेम प्रकट किया था। उसका एक कोई मरियल सा भाई है, माँ बाप चाहते हैं उसी से ब्याह कर देना, किंतु वह तुमको चाहती है। अच्छा हुआ जो मैंने नहीं जाना, नहीं तो इनकार ही करना पड़ता। सोफिया, मैं इन प्रासाद पोषिताओं के लिए नहीं हूं। मैं शायद किसी के लिए नहीं है, क्योंकि मुझसे प्रेम करने वाली को कभी सुख की नींद सोने को नहीं मिलेगी। किंतु यदि तुम चाहो तो शाहनशाह के पत्र में पत्र भर के लिए अपनी स्त्री लिखवा लूं। शायद यवन देश में तुम्हारा कोई प्रिय मिल जाए कि तुम अपना रास्ता लेना। 4. वैद्य नागदत्त की हर जगह आवभगत होती थी। वह हिंदू वैद्य था। पार्श्व शाहनशाह दारियोश का वैद्य रह चुका था। साथ ही चिकित्सा में उसका अद्भुत अधिकार था। परशुपुरी में रहते ही वह यवन भाषा सीख गया था। फिर सोफिया उसकी सहचरी थी। उसने मकदूनिया देखी, फिलिप के पुत्र अलिक सुंदर सिकंदर के गुरु अरस्तु को देखा। नागदत्त स्वयं भी दार्शनिक था, किंतु भारतीय ढंग का। अरस्तु की शाहनशाह पसंदी से उसका मतभेद था, तो भी वह अरस्तु के लिए भारी सम्मान लेकर मकदूनिया से विदा हुआ। अरस्तु की सबसे बड़ी बात जो उसे पसंद आई वह थी सत्य की कसौटी दिमाग नहीं, जगत के पदार्थ प्रकृति है। अरस्तु प्रयोग तजुर्बे को बहुत ऊंचा स्थान देता था। नागदत्त को अफसोस होता था कि भारतीय दार्शनिक सत्य को मन से उत्पन्न करना चाहते हैं। नागदत्त ने अरस्तु के मनस्वी शिष्य की प्रशंसा उसके गुरु के मुंह से सुनी थी और खुद भी कई बार उससे बातचीत की थी। उस तरुण में असाधारण शौर्य ही नहीं बल्कि असाधारण परख भी थी। नागदत्त ने अरस्तु से एथेंस जाकर लौट आने के लिए छुट्टी ली थी, किंतु उसे क्या मालूम था कि यही उसकी यवन दार्शनिक से अंतिम भेंट होगी। वीरों की जननी गणतंत्र की विजय ध्वजा धारिणी एथेंस नगरी के भीतर वह उतने ही श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रविष्ट हुआ जितना कि तक्षशिला के लिए करता। नगर फिर से आबाद हो गया था, किंतु सोफिया ने बतलाया कि अब वह एथेंस नहीं रहा। वेनस जुपिटर के मंदिर अब भी अमर कलाकारों की सुंदर कृतियों से अलंकृत थे, किंतु एथेंस के नागरिकों में वह उत्साह, वह जीवन नहीं था जिसे कि सोफिया ने देखा था। सोफिया के पिता का घर नहीं, उसकी भूमि पर बने घर का स्वामी कोई मकदूनियन व्यापारी था। उस घर को देखकर वह इतनी उद्विग्न हुई कि एक दिन रात उसकी चेष्टाएं उसकी स्वाभाविक गंभीरता के विरुद्ध होती थीं, किंतु वह बोलती कम थी। कभी उसके नेत्रों से आंसुओं के बूंद झरते थे और कभी वह संगमरमर की मूर्ति सी निश्चल हो जाती।
नागदत्त समझ गया कि अपने बाल्य के प्रिय स्थान को ऐसी अवस्था में देखकर उसकी यह हालत हुई है, किंतु बड़ी मुश्किल यह थी कि समझाने का वहां अवसर न था और अंत में सोफिया के इस मर्मांतक शोक का असर नागदत्त पर भी पड़ा। जब सोफिया फिर प्रकृतिस्थ हुई तो वह बिल्कुल बदली हुई थी। अपने शरीर को सजाने का उसे कभी ख्याल न होता था, किंतु अब वह गणतांत्रिक एथेंस की तरुणियों की भांति अपने केशों को ताजे फूलों की माला की मेखला से बांधती थी। बदन पर यवन सुंदरियों का पैर तक लटकता अनेक चुनावों वाला सुंदर कंचुक होता है और पैरों में अनेक बधियों की चप्पल। उसके सुंदर श्वेत ललाट, गुलाबी कपोलों, अरिक्त ओठों में तारुण्य, सौंदर्य और स्वास्थ्य का अद्भुत सम्मिश्रण था और प्रसन्नता, मुस्कान तो उसके चेहरे, ओठों पर हर वक्त नाचती रहती थी। नागदत्त को यह देखकर आश्चर्य नहीं, अपार हर्ष हुआ। उसके पूछने पर सोफिया ने कहा, प्रिय नाग, मैंने जीवन को अब तक एकमात्र शोक और चिंता की वस्तु समझ रखा था, किंतु मुझे वह दृष्टि गलत मालूम हो रही है। जीवन पर इस तरह की एकांगी दृष्टि जीवन के मूल्य को कम कर देती है और उसके कार्य करने की क्षमता को निर्बल कर देती है। आखिर तुम भी नाग, तक्षशिला के भविष्य के लिए कम चिंता नहीं रखते, किंतु तुम चित्त को शीतल रख उपाय सोचने में सारी शक्ति लगाते हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है सोफी, तुम्हें इतना आनंदित देखकर। मुझे आनंद क्यों न होगा, मैंने एथेंस में लौटकर अपने प्रिय को पा लिया। नागदत्त ने हर्षोल्लास से पुलकित होकर कहा, यह और भी आनंद की बात है कि तुमने अपने प्रिय को इतने दिनों बाद पा लिया। मैं देखती हूं नाग, तुम मनुष्य नहीं हो, देवताओं से भी ऊपर हो, तुम में ईर्ष्या छू तक नहीं गई है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का यहाँ क्या काम? मैंने सोफी, क्या जिम्मा नहीं लिया था तुम्हें यवन देश में पहुंचाने का? मैंने क्या तुमसे कहा नहीं था कि तुम वहां अपने प्रिय को ढूंढ लेना? हाँ, कहा था। तुम्हारे इस असाधारण हर्ष को देखकर मुझे ख्याल होने लगा था कि तुम्हें कोई असाधारण प्रिय वस्तु प्राप्त हुई है। तुम्हारा ख्याल ठीक निकला, नाग। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दो तुम्हारे प्रियतम को यहाँ निमंत्रित करने की, या यदि वह अभी यहाँ न आ सकता हो तो उसे देखने की। किंतु तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? सचमुच ही मैं उतावला हो रहा हूं, तुम गलत नहीं कह रही हो। नागदत्त ने अपने को रोकने की कोशिश की। सोफिया को भय मालूम होने लगा कि वह अपने आंसुओं को रोक न सकेगी। उसने एक और मुंह फेर कर कहा, देख सकते हो, किंतु तुम्हें एथेंस के तरुण का भेष धारण करना होगा, इससे कुछ अच्छा। वह नया होगा, नया चप्पल जो तुम कल खरीद लाई, मैं उसे पहने लेता हूं। जाओ पहन आओ, तब तक मैं अपने प्रियतम के लिए माला ले लूं। लिदिया उसे गूंथ रही है। अच्छा, कह नागदत्त दूसरे कमरे में चला गया। सोफिया बैठक के बड़े दर्पण के सामने खड़ी हुई। उसने अपने वस्त्रों और फूल के आभूषणों पर एक बार फिर हाथ फेरा, फिर एक माला को दर्पण के पीछे रख चुपके से कमरे के द्वार पर जाकर बोली, नाग, बहुत देर हो रही है, कहीं मेरा प्रियतम किसी प्रमोदशाला में न चला जाए। जल्दी कर रहा हूं सोफी, यह तुमने कैसा तोगा ला दिया है, इसकी चुंदन ठीक नहीं बैठ रही है। मैं सहायता कर दूं। बड़ी कृपा होगी। उलझी चुंदन का सुलझाना आसान था। फिर नागदत्त ने नए चप्पल को पहना। नागदत्त के खिले मुंह की ओर देखने का सोफी को साहस नहीं हुआ। उसने हाथ को पकड़कर कहा, पहले चलो दर्पण में अपनी नई पोशाक देख तो लो। तुमने देख लिया सोफी, यही बहुत है, विनीत भेष होना चाहिए। हाँ, मैं तो समझती हूं विनीत है, किंतु एक बार देख लेना बुरा नहीं है। सोफी ने नागदत्त को दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। वह अपने वस्त्र को देखने लगा। उसी वक्त उसने माला निकालकर कहा, यह माला मैंने प्रियतम के लिए बनाई है। बहुत अच्छी माला है सोफी, किंतु मालूम नहीं उसे कैसी लगेगी। क्यों, बहुत अच्छी लगेगी। उसके पीले केश और यह माला अतिरिक्त गुलाबों की है, सुंदर मालूम होगी। जरा तुम्हारे सिर पर रखकर देख लूं।
तुम्हारी मर्जी, मेरे भी केश पीले हैं, इसलिए तो निश्चय कर लेना चाहती हूं। माला को सिर पर रखकर सामने से देख, फिर दर्पण से मुंह दूसरी ओर घुमाने के लिए कहा, तो तुम आज मेरे प्रियतम को देखोगे नाग। अभी यह देखो। नाग ने मुंह घुमाया। सोफिया की अंगुली दर्पण की ओर, नागदत्त के प्रतिबिंब की ओर थी। उसने आनंदाश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, यह है मेरा प्रियतम। और फिर दूसरे ही क्षण उसने अपनी भुजाओं में नागदत्त को बांध उसके ओंठों पर अपने ओंठों को रख दिया। नागदत्त कितनी देर तक चुप रहा। फिर सोफी ने ओंठों को हटा अपने कपोल से उसके कपोल को लगाकर कहा, मेरा प्रियतम कितना अच्छा है नाग। सोफी, मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं समझता। मैं अपने को समझती हूं। मेरे नाग, अब मृत्यु तक हम साथ रहेंगे। नागदत्त के आंसुओं का बांध अब टूटा। उसने कहा, मृत्यु तक। 5 नागदत्त की बड़ी इच्छा थी सलामी की खाड़ी देखने की, जहां की यवन नौसेना ने पार्श्वों को जबरदस्त पराजय दी थी। दोनों स्थल के रास्ते चले जा रहे थे। नागदत्त अपने में नया उत्साह पा रहा था और उसको ख्याल रह रहकर तक्षशिला की ओर जाता था। दोनों रास्ते में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस वक्त सोफिया ने कहा, सुना ना नाग, फिलिप मर गया। अलेक्जेंडर मकदूनिया का राजा बना है और वह बड़ी जबरदस्त सेना तैयार कर रहा है। हाँ, वह सारे यवन भूमध्य सागर के तट पर अधिकार करना चाहता है, किंतु इसका पूर्वी और दक्षिणी मिस्र का तट तो पार्श्वों के हाथ में है, जिसका अर्थ है वह पार्श्वों से युद्ध करना चाहता है और इस प्रकार गणतंत्री यवनों से अपने राज्य की स्थापना में सहायता लेना चाहता है। एक ढेले से 2 चिड़ियाओं मारना चाहता है। सोफी, शाहनशाह को यवन सागर से हटाना, यदि और आगे न बढ़ सका तो और अभिमानी यवन गणों की राजभक्ति को प्राप्त करना। अरस्तु ने उसको शिक्षा दी। अरस्तु ने उसके साहस को बढ़ाया। दार्शनिक अरस्तु ने, हाँ, और उसके गुरु अफलातून ने एक आदर्श गण की कल्पना की थी, किंतु उसने भी साधारण जनता को हरवाहा चरवाहा ही रखना चाहा। अरस्तु ने आदर्श गण की जगह आदर्श राजा चक्रवर्ती की कल्पना की। क्या जाने यह यवन चक्रवर्ती पार्श्व शाहनशाह को हराकर कहाँ तक जाए। एक बार पैर बढ़ा देने पर उसे रोकना अपने हाथ में नहीं रहता सोफी, और मेरा सहपाठी विष्णुगुप्त चाणक्य भी मगध में चक्रवर्ती खोजने गया था। क्या यवन और हिंदू चक्रवर्तियों का सिंधु तट पर मिलन तो न होगा? पहली पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में सोफी, किंतु तब पृथ्वी कितनी छोटी हो जाएगी। समुद्र तट से वह नाव पर सलामी के लिए रवाना हुए। समुद्र शांत था, हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। सोफी और नागदत्त 2 शताब्दी पहले के इस समुद्र को बड़े कृतज्ञतापूर्ण हृदय से देख रहे थे। इसने ही पार्श्वों की नौवाहिनी को ध्वंस करने में सहायता प्रदान की थी। समुद्र में काफी दूर चले जाने पर एक भारी तूफान आया। दोनों अब भी इस ख्याल में थे कि यह 100 साल पहले वाला तूफान है। उसी वक्त उनकी दृष्टि नौकारोहियों के भयभीत चेहरों पर पड़ी और फिर देखा कि पाल टूट गया और नाव करवट लेने लगी। स्थिति स्पष्ट थी। सोफी ने इसी वक्त नागदत्त को अपनी भुजाओं में बांध छाती से लगा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब उसने कहा, मृत्यु तक। हाँ, मृत्यु तक, कह नागदत्त ने सोफिया के ओठों पर अपने ओठों को रख दिया। फिर दोनों 4 भुजपाशों में बंध गए। दूसरे क्षण नाव उलट गई। दोनों सचमुच मृत्यु तक साथी रहे।